हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हमारे जो इकोनॉमी के हर वीक हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उनके ऊपर एक नज़र घुमा लेते हैं कि इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्या चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है इस वीक के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, सबसे पहली चीज़ जो थी आप जानते हो, ठीक है, 5 अगस्त को मीटिंग थी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी एंड उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। तो उन डिसीजंस के बारे में एक बार देखेंगे और साथ ही साथ ना ये जो करंट अफेयर में चीज़ें हुई हैं इनको आप स्टैटिक के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, मैं थोड़ा वो भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि देखो, आरबीआई एक्चुअल में ना बार बार न्यूज़ में आ रहा है, हर थोड़े दिनों बाद। वैसे ऑल दो न्यूज़ में ही रहता है, बट पिछले कुछ टाइम में थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन जो पूरे इंडिया में हो रही है या पूरे वर्ल्ड ओवर हो रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एक दो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है, ठीक है, और लोन्स की जो ईएमआई है वो बढ़ने वाली हैं, राइट। और इस वजह से इस तरह से आरबीआई हैज़ कंटिन्यूसली बीइंग डूइंग कि रेट हाइक होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, आरबीआई के बारे में आप सभी को पता है, आई एम वेरी श्योर आप में से सभी ने पढ़ा होगा, बट कुछ अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो क्विकली हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। आरबीआई हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट प्रोविजंस थे, एंड उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक गवर्नर होता है जो करंटली शक्तिकांता दास जी हैं, एंड साथ ही साथ 4 से कम हमारे डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और इसी तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसका क्या रोल होता है, इसका मेजर रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। आप जानते हो कितना, 2 से लेके 6% के रेंज के बीच में, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 4 ± 2, राइट। तो प्राइस स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का। पर इसके साथ ही साथ सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के साथ ही आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो, ये कहीं ना कहीं उसके साथ ही रोल्स आ जाते हैं। बट सबसे प्राइम रोल क्या है, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब इस चीज़ के लिए आरबीआई के पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वालिटेटिव टूल्स। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह से ना मनी सप्लाई को कम करने की, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को जो इम्पैक्ट करता है उनको बोलते हैं, जैसे CRR, SLR, रेपो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरह से क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर हम कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोरोअर्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लेके आते हैं जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है ना, लोन टू वैल्यू रेशो, इस तरह की, या फिर ना कई बार आरबीआई अपनी गाइडलाइंस लेके आता है, कुछ डायरेक्ट एक्शन लेके आ सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्वालिटेटिव टूल्स। अब देखो, जो ज़्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर आते हैं। अगर क्वालिटेटिव के अंदर बोलूँ तो पीएसएल के ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, पर ज़्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं। मैंने जैसे कि आपको बता रहा था ना, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आ गई। उसी तरह से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो, रिवर्स रेपो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, या इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड साथ ही साथ OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी इसी के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। CRR भी आप सभी जानते हो, ठीक है ना, कैसे आप, बस मैं आपको साथ एक्चुअली बस यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि मान लो इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है तो CRR बढ़ाएंगे या कम करेंगे, सोचो ज़रा। सिंपल सी चीज़ है, CRR बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो, जैसे अगर बैंक के पास कुछ डिपॉजिट जाता है, ठीक है, बैंक के पास मान लो 100 करोड़ डिपॉजिट हुआ, तो उसमें से कितना परसेंटेज इसको एक तरह से आरबीआई के पास अलग से रखना पड़ता है, ठीक है ना, कि बैंक को ये पैसा कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई में, और बैंक को इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। सोचो, अगर आरबीआई क्या करे, इस 4 करोड़ को या 4% को क्या करे, 5% कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब बैंक को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो बाकी का जो पहले 96 करोड़ था अब वो कितना होगा, 95 करोड़। अब ये जो 95 करोड़ है इसी को तो वो लोन में दे पाएगा आगे, ठीक है ना, मतलब वो लेंडिंग पावर, जो लेंडिंग कैपेसिटी है बैंक की, वो कम हो जाती है। तो यानी कि CRR जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, और बैंक अगर कम लेंड करेंगे कहीं ना कहीं लोगों में उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी लोन्स लेने की, एंड अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को टैकल कर लिया जा सकता है। सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट होता है SLR का भी। यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि जैसे SLR बढ़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की कम हो जाती है। पर फर्क क्या होता है, यहाँ पर हम कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी, या फिर कुछ जो सिक्योरिटीज आरबीआई अप्रूव करता है उनकी फॉर्म में भी हम इस चीज़ को रख सकते हैं। एंड इसी वजह से बैंक से करते हैं
कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हैं ओवर, मतलब जो भी पैसा उनको एसएलआर में रखना है, बट सीआरआर के केस में ऐसा नहीं था। ठीक है जी, यहाँ पर सेम एग्जांपल आप देख सकते हो। पॉइंट मेरा था, देखो आप सभी को आइडिया होगा सीआरआर एसएलआर का, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, रेदर देन हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से रेपो का भी आप जानते हो कि ना रीपरचेज ऑप्शन होता है, जहां पर क्या होता है, किस रेट पे बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं। ठीक है ना, एक तरह का उनके पास एक तरह से एग्रीमेंट होता है कि हम बाद में आपसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके बदले में रखी गई हैं वो वापस कर देंगे। तो इसी को क्या बोल देते हैं, रेपो रेट। यहाँ आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो किस तरह से रेपो रेट वर्क करता है। अब मुझे एक चीज़ सोच के बताओ कि अगर इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो रेपो रेट का क्या करेंगे, क्या बढ़ाएंगे कम करेंगे? सोचो, याद करो रेपो रेट क्या था। रेपो रेट था क्या, वो रेट, वो परसेंटेज रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है। अगर सोचो ये रेट ही हमने बढ़ा दी तो यानी कि बैंक्स के पास पैसा महंगे रेट पे आएगा। अगर बैंक को पैसा महंगे रेट पे आ रहा है तो बैंक आगे कस्टमर्स को जब लेंड करना होगा पैसा तो वो फर्दर और महंगा रेट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो पहले 5% पे लैंड कर रहे थे, अब हो सकता है वो 10% पे लैंड करें, तो लोगों में इस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग कम डिमांड करेंगे, और जैसे डिमांड कम हो जाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो यानी कि इन्फ्लेशन को टैकल करना हो तो कहीं ना कहीं क्या ज़रूरत है, रेपो रेट को बढ़ाने की। उसी तरह से रिवर्स रेपो भी एक चीज़ होती है। ठीक है, इसमें बिल्कुल रेपो का अपोजिट प्रोसेस होता है। ठीक है, जहां पर बैंक क्या करते हैं, अपने एक्सेस फंड्स को पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास में। राइट, ये था रिवर्स रेपो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज एसडीएफ। ठीक है, देखो इसको समझना जरूरी है। क्यों, पता क्या, क्योंकि बाकी चीज़ें आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता होगी। एक चीज़ तो वो, और सेकेंडली ये न्यूज़ में भी बहुत रह रहा है, ये अभी रिसेंटली ही मतलब ना बार बार न्यूज़ में आ रहा है एसडीएफ का, तो इस पॉइंट को थोड़ा समझना जरूरी है। देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या कर रहे थे, रिवर्स रेपो रेट क्या था, याद करो। रिवर्स रेपो रेट यही था कि बैंक्स एक तरह से अपना एक्सेस पैसा आरबीआई के पास पार्क कर रहे थे। अब यहाँ पर एसडीएफ में भी क्या हो रहा है, एसडीएफ में भी हो यही रहा है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो मार्केट के अंदर एक्सेस पैसा है, उसी को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कैसे, आरबीआई उस पैसे को वापस ले रहा है। पर जब बात होती है रिवर्स रेपो रेट की, यहां पर हमें क्या चाहिए होता है, कोलैटरल। वो पढ़ा था ना सिक्योरिटीज, तो यहां पे सिक्योरिटीज की जरूरत होती है, बट एसडीएफ के अंदर कोई कोलैटरल यूज नहीं होता। और इसी वजह से एसडीएफ को क्या कर दिया गया है, हमने एलएएफ कॉरिडोर का फ्लोर बना दिया है। इसको समझाता हूं। देखो, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक होता है रेपो रेट, और एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो देखो एसडीएफ क्या है, वो पैसा जिस मतलब वो रेट एक तरह से जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, एक्सेस लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब किया जा रहा है बिना किसी कोलैटरल के। रेपो रेट क्या है, वो रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई से पैसा फंड्स मतलब ले रहे हैं, उस रेट पे। एमएसएफ भी इसी तरह से चीज होती है। ठीक है, अभी हम एमएसएफ ही पढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो ये क्या बोलते हैं, ये होता है एक तरह से सीलिंग, मतलब छत होती है एलएएफ की, और ये हो जाता है फ्लोर। ठीक है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ एलएएफ कॉरिडोर, इसको बोलते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं, एलएएफ कॉरिडोर का ये फ्लोर है, स्पेंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। उसके साथ ही साथ देखो एमएसएफ जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है, अगर बैंक्स को छोटे टाइम के लिए, मतलब ओवरनाइट फंड्स, ओवर एंड एक्सेस द अदर जो उन्होंने अगर यूज कर लिया हुआ है, उसके अलावा अगर उनको बोरो करना हो छोटे टाइम के लिए आरबीआई से, तो इस चीज को बोलते हैं एमएसएफ, और ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो यानी कि ये हो गया एमएसएफ, रेपो रेट और एसडीएफ। अब इनके बीच में ना हमने रिलेशन ऐसे किया हुआ है जनरली कि एमएसएफ जो होगा वो 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होगा देन रेपो रेट, एंड रेपो रेट जो होगा वो 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे। यानी कि टोटल कॉरिडोर कितना क्या हुआ, कॉरिडोर हुआ टोटल 50 बेसिस पॉइंट्स का। देखो मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूँ, रीजन बीइंग कि आप सभी ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, यहाँ पर बस हम क्विकली एक बार रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है जी, तो इसको बोल दिया क्या, सीलिंग ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर, ये क्या हो गया, फ्लोर। ठीक है, और टोटल एलएएफ कॉरिडोर कितने का हो गया, 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% का। ठीक है, ये हो गया एमएसएफ भी समझ गए। उसी तरह से जो मैं बता रहा था ना क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कुछ आरबीआई गाइडलाइंस देता है, कुछ परसुएशन प्रेशर जैसे मॉरल सुएशन करता है, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जैसे नॉर्म्स आ जाते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट कि आपको कितना ऑलरेडी पे करना है, अगर लोन आपने लेना है तो कॉरस्पॉन्डिंगली कितना उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल सकता है। डायरेक्ट एक्शन हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट, तो ये सारे कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। राइट, ये जो डिसीजंस लेते हैं ना स्पेशली रेपो रेट का, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही लिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं थोड़ा इस पर टाइम लूंगा।
6 मेंबर्स होते हैं टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। 3 आते हैं कहाँ से, आरबीआई से, और बाकी के 3 क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड, राइट। तो इस वजह से 6 मेंबर्स होते हैं। अब इनके बीच में डिसीजन लेना हो कि मान लो ये सोचें कि रेपो रेट को बढ़ाएं या कम करें, तो डिसीजंस कैसे लेंगे, डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी के फॉर्म में। मान लो कि 6 लोग हैं, तो 6 में से 4 बोलते हैं भैया हाँ जी बढ़ा दो, इंटरेस्टेड इतने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ना चाहिए, और 2 बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मेजॉरिटी किसकी आ गई, 4 की आ गई ना, तो इस वजह से इनकी बात मान ली जाएगी क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। ऑन द अदर हैंड आप एक चीज़ ऐसे भी सोच सकते हो कि अच्छा 6 लोग थे, हो सकता है 3 ने बोला हो कि बढ़ा दो, 3 ने बोला हो ना बढ़ाओ, यहाँ पर तो टाई आ गया ना। अब कैसे करेंगे, अब देखो होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब टाई हो जाता है, तब उस केस में क्या किया जाता है, तब उस केस में किया जाता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब देखो एक्चुअल में जो आरबीआई वाली साइड है ना, उसमें एक मेंबर होते हैं आरबीआई गवर्नर साहब। तो आरबीआई गवर्नर जो कि अभी करंटली शक्तिकांता दास जी हैं, उनके पास क्या होती है, एक तरह की कास्टिंग वोट। फिर अगर इस तरह से टाई हो गया तो एक वोट आरबीआई गवर्नर साहब डाल सकते हैं, तो वो जिसके लिए वोट डाल देंगे फिर उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर डिसीजन हो जाएगा। तो समझ आया कि जनरली वोटिंग कैसे की जाती है, जो जनरली डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। पर अगर कभी टाई हो जाता है तो इस केस में क्या किया जाता है, उस केस में हमें कास्टिंग वोट देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो समझ आ गया डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये जो 6 मेंबर्स होते हैं ना, इनमें देखो 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से, ठीक है ना, जैसे एक तो हो गए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी, उसके अलावा एक होते हैं कौन, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, उनमें से एक होते हैं जैसे अभी करंटली माइकल पात्रा जी हैं। उसके साथ ही साथ एक और मेंबर होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं ये बैंक के, ठीक है ना, आरबीआई के, जो करंटली राजीव रंजन जी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से आते हैं। उसी तरह से 3 मेंबर्स आते हैं कहाँ से, जो गवर्नमेंट उनको नॉमिनेटेड करता है। कौन लोग होते हैं ये, देखो ये लोग वो होते हैं जो काफ़ी इकोनॉमिक्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में बहुत ही मतलब फेमस नेम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक अभी करंटली नाम है आशिमा गोयल जी का, ठीक है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी मेंबर हैं। उसके साथ ही साथ जयंत वर्मा जी, ये आईएम अहमदाबाद में, ये प्रोफेसर है वहाँ पे। एंड इसके साथ ही साथ एक शशांक भिड़े जी हैं, वो भी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। तो इस तरह से 3 मेंबर्स आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, 3 मेंबर्स आएंगे आरबीआई की तरफ से। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही है जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है। कम से कम देखो इसको एक साल में 4 बार कम से कम मिलना होता है। काफ़ी बार देखा गया ये ज़्यादा बार भी मिलते हैं, नियरली लगभग ना हर साल 6 बार मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, पर 4 बार तो कम से कम इनको मिलना ही होता है। और जो हमारे आरबीआई गवर्नर है दैट इज शक्तिकांता दास जी, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मीनिंग बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोस्ट जो आरबीआई गवर्नर होंगे वो इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होंगे। एंड डिसीजन मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, कास्टिंग वोट होता है। इनका काम क्या है, इन्फ्लेशन को, जो मैंने आपको बताया था ना 2 से 6% के बीच में या फिर 4 ± 2 के उसमें लेके आना, ठीक है ना, उसमें मेंटेन करना। साथ ही साथ जो 6% है इसको क्या बोल देते हैं, अपर टॉलरेंस लिमिट। ये 2% क्या होता है, लोअर टॉलरेंस लिमिट। तो आई होप एक बार क्विकली हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या क्या टूल्स होते हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लिया होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। अब देखो अभी क्या हुआ है, अभी आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में ही इन्फ्लेशन है, इवन इंडिया में भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ठीक है। इवन बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज़ भी, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया इसके रिगार्डिंग कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई एक्चुअल में इंडिया में हो रखी है। तो आरबीआई का देखो काम ही यही है एक तरह से कि महंगाई कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन को टैकल करना। 2 से 6% हमने देखा अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो उसी वजह से इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ये 2 से 6% में एक्चुअली में हम रख नहीं पा रहे थे, ये 7% के आसपास कहीं ना कहीं चल रही थी इंडिया के केस में। इसी वजह से क्या किया गया है, रेपो रेट को बढ़ाया गया है। मतलब ये अभी नहीं बढ़ाया, अभी तो चलो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, उससे पहले भी हम 90 बेसिस पॉइंट मई के बाद से अगस्त तक 90 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा चुके थे। 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा % हमने और बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया गया है, अभी याद करो, अभी तो बढ़ा था, ठीक है ना। रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन को टैकल करने में मदद मिलेगी, ठीक है जी। रेपो रेट क्या था, वो रेट जिस पे आरबीआई लोगों बैंक्स को पैसा लेंड कर रहा है, अगर वो रेट बढ़ गया तो बैंक्स आगे लोगों को पैसा ज़्यादा रेट पे लेंड करेंगे एंड फिर लोगों के बीच में डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि महंगे लोन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस उसके के साथ ही लिंक कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे करंटली रेपो रेट कितना कर दिया गया है, 5.4%, ठीक है ना। एंड बाकी नंबर्स भी आप देख सकते हो, सीआरआर को भी बढ़ाया गया था पहले, अभी नहीं बढ़ाया बट उससे पहले बढ़ाया था।
ठीक है। तो इस तरह से जब देखो ये आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, पहले 2019 या 2020 तक रेपो रेट कम करी जा रही थी। क्यों? क्योंकि रेपो रेट का यहाँ पे मतलब कोशिश थी किसकी? ग्रोथ की। रेपो रेट अगर कम करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा? बैंक्स को सस्ते दरों पे लोन मिलेगा आरबीआई से, एंड बैंक्स आगे उनको आराम से आगे कस्टमर को फाइनली फिर कम दरों पे बैंक कस्टमर को लोन पास ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोन सस्ते मिलने लग जाते हैं तो डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, ठीक है ना। बट कोविड आ गया देखो, उसके बाद फिर कोविड के टाइम पे हमने और कम कर दिया इसको, ठीक है, फर्दर काफ़ी तेज़ी से कम कर दिया। फिर हम काफ़ी कम आ गए थे, रेपो रेट अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास हो गया था, ठीक है। बट उसके बाद फिर अब क्या हुआ? अब जब हमने देखा भैया इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन को टैकल करना भी जरूरी था। तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हमने वापस से रेपो रेट बढ़ा दिया, इवन सीआरआर पहले बढ़ाया था। तो इस तरह की चीज़ें हम कहीं ना कहीं अब करते जा रहे हैं ताकि इस इन्फ्लेशन को टैकल कर पाएं, ठीक है जी। तो ये हो गया रिगार्डिंग पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसीजन लिया अभी करंटली, उसके साथ ही साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी हमने एक बार क्विकली उस चीज़ को भी रिवाइज कर लिया। ये करंटली रेट्स इस टाइप पे चल रहे हैं, ठीक है ना। 5.15% है हमारा एसडीएफ, ठीक है। याद करो मैंने आपको बताया था ना, वो एक बार दोबारा से कर लेते हैं। मैंने बताया था रेपो रेट यहाँ पे होता है, इसके नीचे क्या आ जाता है? एसडीएफ, ऊपर क्या आ गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? सीलिंग। ये क्या है? एसडीएफ है फ्लोर। तो रेपो रेट कितना चल रहा है अभी? 5.4%। इससे 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25%, यानी कि 5.15% कितना है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी को, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फर्दर पढ़ सकते हो एमपीसी में। और क्या क्या है हमारा आउटलुक, क्या है? इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अभी भी 6.7% पे रहेगी। तो कहीं ना कहीं और फर्दर मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि इन्फ्लेशन जो 2 से 6% का हमारा बैंड है उसमें हम उसको रख पाएं। जीडीपी ग्रोथ रेट भी इन्होंने प्रोजेक्ट करी है, दैट इज नियरली अबाउट 7.2% फॉर FY23, ठीक है जी। कुछ और डिसीजंस भी इनके द्वारा बताए गए हैं। जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके द्वारा लेके आए गए कि जैसे ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखो वर्ल्ड ओवर में जो ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो काफ़ी पीक पे जा चुके थे, अब वो धीरे धीरे कम होंगे। कोई भी चीज़ आप देख रहे हो ना, पूरे वर्ल्ड में ही वो महंगी मिल रही है, तो अगर पूरे वर्ल्ड में महंगी मिल रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा, राइट। उसके साथ ही साथ एडिबल ऑयल के प्राइसेस में कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। वीट सप्लाई का जो इशू था ब्लैक सी रीजन के, उसको कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो वो चीज़ वहाँ पे ये चीज़ हेल्प हो सकती है। और इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट भी बताया गया है, दैट इज रिगार्डिंग ट्रेड डेफिसिट। देखो अभी हुआ क्या है ना, जुलाई के महीने में हमने क्या किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है। मतलब इंडिया में चीज़ें बाहर से ज़्यादा आई हैं, इंडिया से ज़्यादा हम इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। इस वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हाई आया है और ये काफ़ी ख़राब चीज़ है इंडिया के लिए। इसके साथ ही देखो एक्चुअल में आप देखो जैसे तेल के दाम थे, तेल के दाम भी बहुत महंगे हो गए, ठीक है ना। एंड उसकी वजह से इंडिया आप जानते हो कि मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, एंड उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट भी फेस करने को मिला है, ठीक है। ऐसा शक्तिकांता दास जी ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये चीज़ बोली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या मीटिंग थी, क्या उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या उन्होंने बोला, क्या फ्यूचर के क्या प्रोजेक्शंस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो लोग इस बार मेंस लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को डेफिनेटली अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं अगर कहीं आपको मौका मिलता है। अदरवाइज जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे भी आ सकता है। तो इन पे क्वेश्चंस हम कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। इवन 2022 में भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे भी क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी इंश्योर करना है कि जो चीज़ें आप ना करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो उनको स्टैटिक के साथ लिंक करके पढ़ो। अगर मान लो वर्ड अगर आज न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी अच्छा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज ऐसे चेंज हो गया, तो याद करो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यार होता क्या था, ठीक है ना। ओवर द टाइम ही देखो, इकोनॉमी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको ओवर द टाइम ही चीज़ें आनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार पढ़ लिया रेपो रेट को और आप सोचो कि हमेशा के लिए याद हो गया, नहीं। जब कोई चीज़ आपको न्यूज़पेपर में अकर करती है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, तो आप याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, ये चीज़ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आरबीआई ने आज रेपो रेट बढ़ाया तो खुद दिमाग में आना चाहिए कि रेपो रेट बढ़ाने का रीज़न क्या हुआ होगा, ठीक है ना। अगर आप खुद इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो कि अच्छा इन्फ्लेशन है और मुझे पता है क्या रेपो रेट से होता क्या है, रेपो रेट आरबीआई उनको लैंड करता है बैंक्स को, तो उसका खुद रिलेशन बनाओ, खुद इस तरह से ना अपना एक तरह से इस तरह से साइकिल बनाने की कोशिश करो कि अच्छा आरबीआई यहाँ पे है, अगर इन्फ्लेशन रेपो रेट बढ़ता है
तो बैंक्स के पास जो पैसा जाएगा वो महंगे रेट पे जाएगा, फिर बैंक्स लोन्स कम महंगे रेट पे दे पाएंगे एंड लोगों के पास लोग ज़्यादा लैंड नहीं, लोग ज़्यादा लोन्स लेंगे नहीं एंड कॉरस्पॉन्डिंगली डिमांड कम हो जाएगी एंड डिमांड कम हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में अगर इन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हो तो ट्रस्ट मी इकोनॉमी उतना मुश्किल सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो इवन जब हम कोर्सेज में डिस्कस करते हैं इकोनॉमी, मेरी भी यही कोशिश रहती है हमेशा कि आप सभी के साथ इस तरह से डिस्कस करूं कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल तो समझ आए ही आए, पर साथ ही साथ आप जब चीज़ों को न्यूज़पेपर्स में पढ़ो तो आप उनको अच्छे से साथ ही साथ रिलेट भी कर पाओ। ठीक है। एंड इवन आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट कोर्स कब से स्टार्ट है, तो डेफिनेटली आप में से जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रारंभ 3 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली आपको अगर बिल्कुल फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एडवांस तक का कोर्स चाहिए तो डेफिनेटली प्रारंभ इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर यू, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी एप्लीकेशन चेक करने के लिए प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, तो यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स आप सोच सकते हो यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर कर लिए गए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप 7007931912 इस पर्टिकुलर नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हो या फिर हमें मेल भी डाल सकते हो। ठीक है। अगले नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। देखो एक ना जीएसटी के रिगार्डिंग आजकल काफ़ी मुद्दा चल रहा है। ठीक है। अभी गुजरात में भी काफ़ी इसके रिगार्डिंग ना प्रोटेस्ट भी हुए इनफैक्ट कि जो गरबा इवेंट्स हैं नवरात्रि के, उनके ऊपर 18% जीएसटी आज इस बार मतलब हमें देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी देखो कंट्रोवर्सीज हुई हैं। हमें उस कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करो पर उनके पीछे को लॉजिक को समझो। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली कि इन पर्टिकुलर गरबा इवेंट्स को कमर्शियल इवेंट्स की कैटेगरी में डाला जा रहा है, स्पेशली वो इवेंट्स जिनका एक्चुअल में एंट्री पास कह लो 1000 रुपये से ज़्यादा होता है। तो जो इनके ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी कंप्लेंट करी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट डोंट गो इनटू टू मच डेप्थ कि क्यों हो रहा है। बट पॉइंट मतलब मोरलेस यही था, ये कमर्शियल इवेंट जो हो रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये थोड़े चेंजेस लेके आए गए थे। अब देखो ये न्यूज़ भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी को अच्छे से समझना। और मैंने एक्चुअली में ना ये जो 27 जून से लेके 3 जुलाई वाली वीडियो है उसके अंदर जीएसटी को पूरे डिटेल में बता रखा है। देखो रीज़न पता क्या है, आप सोचो, एक तो जीएसटी के हो गए हैं 5 साल। ठीक है। उससे ऊपर से जीएसटी की अभी थोड़े टाइम पहले मीटिंग भी हुई थी। कुछ डिसीजन ऐसे थे जहां पे इनको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया, जैसे आपके जो एटलस वगैरह होते हैं ना, आप मैप्स पढ़ते हो, इनके ऊपर भी जीएसटी लगने लग गया है। लस्सी के ऊपर भी जीएसटी लगा है। तो इसके ऊपर तो पार्लियामेंट में भी काफ़ी बवाल हुआ था। अभी हमने गरबा के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें बार बार न्यूज़ में आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ों की कॉन्ट्रोवर्सीज रह रही है। ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत ज़्यादा हंगामा भी किया है इसके ऊपर। तो और भी इनफैक्ट ना काफ़ी सारे रीजंस की वजह से ऑलरेडी यूपीएससी में आई थिंक 2 या 3 बार जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मेंस के अंदर ही। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस बनते हैं कि जीएसटी के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर आप इसमें ये पढ़ो कि जीएसटी में क्या पॉजिटिव्स निकल के आए हैं पिछले 5 सालों में, क्या नेगेटिव्स कुछ रहे होंगे, क्या फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है इसमें फॉलो किया जा पा रहा है या नहीं किया जा पा रहा, कंपनसेशन सेस का क्या इशू है, इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा या किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को चेक करना। आई एम वेरी श्योर कि आपको जीएसटी के रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे वो सारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही देखो एक और आर्टिकल था, अभी पढ़ रहे थे ना ट्रेड डेफिसिट के बारे में कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट काफ़ी मतलब बढ़ गया है। ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया है, $31 बिलियन। ये एक्चुअली अगर बात करें ना, देखो ये जुलाई की बात है, $31 बिलियन ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला ये जुलाई मंथ में। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करो ना कि पिछले साल जुलाई में ये लगभग $10 बिलियन था, इस बार उसका 3 गुना हो चुका है। तो ये काफ़ी ख़राब खबर है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बढ़े जा रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मतलब बाहर से सामान हम इंडिया में ज़्यादा मंगा रहे हैं और इंडिया से बाहर सामान कम भेज पा रहे हैं। तो ये एक जो शक्तिकांत दास जी थे उन्होंने भी इस चीज़ को कंसर्न को बताया कि ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया स्पेंड ज़्यादा कर रहा है, हमारा डॉलर जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जब हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ट्रेड डेफिसिट। एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ होती है इसके, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं पर इंपोर्ट कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो अब जब आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, हम इतना सारा क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से इंडिया के इंपोर्ट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ देखो इंपोर्ट्स बढ़ने के और क्या रीजन हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंडिया की मतलब बेसिकली उस कंट्री की थोड़ा वीकनेस को दिखाता है। कैसे
कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं पर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया खुद नहीं बना पा रहा, तभी तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखो ऑब्वियसली मतलब जैसे क्रूड ऑयल तो चलो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, पर क्रूड ऑयल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया शायद अभी उतना उन चीज़ों में एफिशिएंट नहीं है, उसको बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो जो हमारी बातें करते हैं हम ना कि एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी लेके आनी है, उसमें अभी और काम करना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप जानते हो हमारा $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ भी हमने देखने को मिला था, अभी थोड़ा सा वो 79 के आसपास आई थिंक चल रहा है। तो जब हमारी करेंसी थोड़ा ना वीक हो जाती है, वीक करेंसी हो जाती है, तो उसका डेफिनेटली हम देखो एक्सपोर्ट्स को फायदा भी होता है, बट कहीं ना कहीं अगर हमारा इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा होती है तो हमें ये इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं। और इंपोर्ट्स क्योंकि कॉस्टली होते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिलती है। कि देखो हुआ क्या, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडिया के बाहर बढ़े, पर इंडिया ने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना है, तो इंडिया में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल के बाद में बनते हैं ना, उसके बेसिस पे भी उन चीज़ों के दाम भी कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि जिस कंट्री में ट्रेड डेफिसिट होता है ज़्यादा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है ज़्यादा, वहाँ पे जॉब मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, वहाँ की जीडीपी भी कम होती है। ठीक है ना। तो डेफिनेटली इंडिया को ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना। जैसे कहीं ना इवन बहुत सारे मोबाइल्स भी आप देखते हो कि इंडिया के बाहर से ही इंपोर्ट होके आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को टैकल करने की ज़रूरत है ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। आपके भी डेफिनेटली बहुत सारे सजेशंस हो सकते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप भी उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स कि इसके रिगार्डिंग आपका क्या परसेप्शन है। ठीक है जी। तो ये हो गए 3 मुद्दे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि इस वीक में काफ़ी चर्चा में रहे। ठीक है, जीएसटी वाला मुद्दा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि अभी बहुत ही रिसेंटली हमने डिस्कस किया था तो उसका कोई पॉइंट नहीं है दोबारा से डिस्कस करने का, क्योंकि अभी 1 महीने से पहले हमने नियरली डिस्कस किया था। तो मेक श्योर कि आप वो एक बार जाके ना वीडियो देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स उसके रिगार्डिंग कवर हो जाएं। राइट। अब देखो लास्ट वीक कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैंने। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि भैया एसएलआर को अगर कम कर देंगे 50 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.5% से, तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। बहुत ईजी है, आप इस क्वेश्चन को आज तो डेफिनेटली आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर सी है बिल्कुल। कमर्शियल बैंक्स अपनी लैंडिंग रेट्स कम कर सकता है। मैंने बताया था ना, वो डायग्राम भी दिखाया था कि जैसे सीआरआर कम हो रहा है या एसएलआर कम हो रहा है, तो बैंक्स के पास अगर एसएलआर कम हो रहा है तो बैंक्स को कम पैसा रखना पड़ रहा है साइड में। जैसे एसएलआर के केस में क्या था, कैश में रखना पड़ रहा है, गोल्ड में या आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, तो पैसा ज़्यादा बचेगा। जो क्या कर सकते हैं, ये लैंड कर सकते हैं, एंड लोगों को लैंड करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह से अपनी ये लैंडिंग रेट्स को भी कम कर सकते हैं। और साथ ही देखो वर्ड क्या आ गया, मे। तो मे की मतलब एक तरह से बोल दिया कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी इसकी बनी रहती है। आप बोलोगे कि सर बाकियों में भी तो है मे वर्ड लिखा हुआ, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में, बिल्कुल है। देखो बट लॉजिकली ये चीज़ सामने हमें दिखती है कि ये चीज़ लैंडिंग रेट का रिलेशन है इसके साथ, पर हमारी ग्रोथ रेट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। ग्रोथ रेट बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, पर ड्रास्टिकली बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। एफआईआई का कोई डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ हमें नहीं देखने को मिलता। इनडायरेक्टली डेफिनेटली बना सकते हो, बट डायरेक्ट रिलेशन जो है वो यही है लेंडिंग के साथ ही कि कमर्शियल बैंक्स कैसे लेंड कर सकते हैं। उसी के साथ एक 2016 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, उदय स्कीम हमने डिस्कस की थी थोड़ी सी, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। किस तरह से हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, उनके फाइनेंशियल टर्न अराउंड के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया था। ये 2021 का क्वेश्चन, सॉरी 2016 का क्वेश्चन था। अब आपको 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, ये 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक उससे पहले 2018 या 19 का क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में। देखो आरबीआई के बारे में आज बहुत सारे पॉइंट्स चर्चा किए, बट ये वाला पॉइंट मैंने जानबूझ के आपके लिए नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप एक बार इसको बारे में खुद एक बार पढ़ो। ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 21 में भी और 2018 में भी। तो डेफिनेटली कहीं ना बहुत एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका आंसर करने की कोशिश करना। कोई दिक्कत आएगी नेक्स्ट वीक मैं डिस्कस कर लूंगा। इसके साथ ही अभी बहुत ही रिसेंटली 2022 के अंदर भी यूपीएससी ने काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछा। ठीक है ना, मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अगर उसका लेवल ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और ये उसमें से एक एग्जाम्पल है। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाला, आप इसका मुझे आंसर बताओगे। सेकंड, कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, इसका भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं देखो आपके कोई सजेशंस हो रिगार्डिंग ट्रेड डेफिसिट, मैं उनको भी पढ़ना पसंद करूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है और कितना इंपैक्ट इसके ऊपर आ सकता है। कोई और इंपैक्ट हो जो शायद मैंने
कवर नहीं करे आज के लेक्चर में, आप उन इम्पैक्ट्स को भी नीचे अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।